तो पहले ही दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से। उस समय क्योंकि 2005 में राम गोपाल वर्मा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन तक पहुँचना आसान नहीं था और मुझे पहला काम उन्होंने दिया। फिर आई हीरा मंडी, तीसरा प्रोजेक्ट, और हीरा मंडी पर मुझे अचानक से बुलाया गया। बुला के सर ने सबके बीच में कहा ही इज़ माय लकी चार्म, और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। Hello and welcome to a very brand new podcast called Bollywood K Raz. This podcast is from the House of Opinionated Indian, and I am so excited today because I am going to be interviewing Anuj Sharma. Thank you, sir. Thank you for being part of this new podcast that we are launching. And he's an industry veteran. He's done such big roles. I am so thrilled that I'm going to be sharing a screen with sir. Thank you for doing. Thank you so much, Priyanka. Thank you for taking out time. Sir, first of all, आपकी जर्नी इतनी एक्साइटिंग रही है, लास्ट 16-17 ईयर्स से आप बॉम्बे में हैं. आई वुड लाइक टू बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट. शुरुआत कैसे हुई है आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में? शुरुआत 1996 6 जनवरी को मैंने पहला शॉट दिया था. वाओ. तो बेसिकली मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मुझे भी एयरफोर्स ज्वाइन करना था. बट मेरे मामा जी जो हैं वो इस फील्ड में थे, तो अभी नहीं है मामा जी भी, वो बैकुंठ धाम चले गए. तो मैं उनके साथ शूटिंग देखने गया था दिल्ली छत्रपुर में. तो मैंने देखा कि एक एक्टर है और एक बंदा उसके लिए छतरी लेके खड़ा है, एक शीशा लेके खड़ा है, एक जूस लेके खड़ा है. मैंने सोचा यार ऐसी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती होगी, तो इससे बढ़िया क्या काम होगा, ये करना है. तो मैंने मामा जी को बोला कि ये बनना है मुझे एक्टर. तो बोले कि इतना आसान नहीं है. तो मैंने कहा अरे मामा आसान ही तो है, लाइन ही तो बोलनी है, बोल लूँगा मैं. और उस समय मुझे हिंदी नहीं आती थी. ओके. तो मैं टिपिकल हरियाणवी बच्चा रहा हूँ, तो सिर्फ हरियाणवी में बात करता था. तो उन्होंने बोला कि पहले इसके लिए हिंदी बोलना सीख ले, हिंदी सिनेमा करना है. तो वो एक ऐसी बात लगी मुझे. मैंने बहुत पढ़ाई की उसके बाद. मैंने इतनी पढ़ाई की, मतलब मैं बता नहीं सकता. मैं फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की उसके बाद. और उसके बाद पढ़ करके बोलना सीखा. मैं रिकॉर्ड करता था, फिर सुनता था. फिर मुझे पता लगा कि इतना आसान नहीं है एक्टर बनना. क्योंकि एक्टर बनने के लिए आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. तो वो तैयारी में मेरा समय गया. उसके बाद मैंने दिल्ली में ट्राई किया तो काम मिलना स्टार्ट हुआ. थिएटर किया मैंने, लिखा भी और परफॉर्म भी किया. फिर 2005 में मुंबई आने का प्लान बना. और प्लान ऐसा कुछ खास था नहीं, कि मतलब मेरा प्लान नहीं था मुंबई आने का. मैं वहाँ खुश था. तो मेरी दादी जी से मैं बहुत प्यार करता था, वो दुनिया से चली गई. तो उसके बाद मुझे घर बड़ा सूना सूना लगने लगा. तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज मेरी वाइफ है वो, तो वैलेंटाइन डे हमारी ज़िंदगी का पहला आने वाला था. तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको वैलेंटाइन डे पे चाहिए. तो वो मेरी दशा देख रही थी कि ये बड़ा दुखी है, परेशान है यहाँ पे. तो उसने कहा कि जो मांगूंगी दोगे. मैंने कहा हाँ दूंगा. तो मैंने कहा मांगी. तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पे आप मुंबई होने चाहिए. तो क्योंकि आप एक्टिंग से बहुत प्यार करते हो और आपका ध्यान वहाँ रहेगा, तो आप यहाँ अकेलापन महसूस नहीं करोगे. तो मैं 14 फरवरी 2005 को मुंबई आया. Wow, that's such a sweet gift that any boyfriend can give his girlfriend. तो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, कोई परिचित नहीं था. मैं गुलाब का फूल लेके मुंबई आया था और अंधेरी स्टेशन पे मैंने रखा था और कहा था हैप्पी वैलेंटाइन डे मुंबई. तो क्योंकि एक्टिंग से मैं वाकई बहुत प्यार करता हूँ, आर्ट से मैं बहुत प्यार करता हूँ. तो यहाँ आते ही मुझे राम गोपाल वर्मा जी की एक फिल्म थी गो, मेरी पहली फिल्म थी मुंबई में. आते ही मुझे काम मिला. मुझे सबसे पहला काम मुंबई में दिया दिलीप साहब ने, दिलीप कुमार जी ने. सायरा बानो जी, दिलीप कुमार जी, उनका एक टीवी शो आता था स्त्री. तो वो शो मैंने किया. उसके बाद फिर फिल्म जो है राम गोपाल वर्मा जी ने दी. तो फिर सफ़र
स्टार्ट हो गया। Nice. Such a very interesting story behind coming to Bombay, I must say. But family में सभी supportive थे. I want to know, आप सोनीपत से हैं, हरियाणा में थोड़ा culture conservative रहता है कभी-कभी. ये acting as a profession के लिए सब ready थे जब आपने decision लिया? वो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन जब मैं मुंबई आया था ना, क्योंकि घर वालों को 9 साल में आदत हो गई थी मेरी एक्टिंग की बातें सुनने की, दिल्ली में थिएटर करने की, और जिस तरह से मैं रहता था जी. तो, और उनको पता था कि अब ये काबू में नहीं है, अपनी आर्ट में है, डूबा हुआ है। मेरे फादर क्योंकि एयरफोर्स में थे, समझदार थे। दादाजी बहुत, मतलब मैंने ज़िंदगी में ऐसे पर्सनालिटी देखी नहीं है आज तक। Wow. तो हर बात उन्होंने बचपन से सिखाई थी। तो मेरे पेरेंट्स में जब मैं मुंबई आया था तो 3 बातें जो हैं ज़िंदगी में जो मेरे काम आई हमेशा और आती रहेंगी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। मेरे दादाजी ने मुझे ये कहा था मुंबई आने से पहले कि बेटा इस सफ़र में तू जा रहा है, ये सफ़र तेरा है और ये फ़ैसला भी तेरा है, तो आने वाली अड़चने, आने वाले सुख दुख सब तेरे होंगे इसमें, क्योंकि ये सफ़र और चॉइस तेरी है तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होगा। Okay. तो इस सफ़र को तू कैसे जिएगा, कैसे आगे करेगा, ये तेरा काम है। तो इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, सफलता के लिए भी, असफलता के लिए भी। और ये बात उस समय मुझे बुरी लगी थी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगी कि बहुत सही कहा था उन्होंने। जी. उसके बाद जब मैं मुंबई आ रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि इज्जत और भविष्य का ध्यान रखना, क्योंकि मम्मी टीचर थी मेरी। और उसके बाद मैं मुंबई आ गया, पहला दिन था, तो पहले ही दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से। पहले ही दिन, क्योंकि यहाँ की भीड़ देख करके, माहौल देख करके, मेरे पास पैसे हैं लेकिन रहने का ठिकाना नहीं है। और जिस कमरे में मैं आकर के किसी दोस्त के थ्रू रहा, तो वहाँ पर छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 6 लोग रहते थे। तो मैं घबरा गया वो सब देख करके कि वैसे मैं रहा नहीं कभी। तो मुझे लगा कि ऐसे तो एक्टर नहीं बना जाएगा यार। तो मैं वापस जाने का डिसीजन ले चुका था। तो शाम को पापा का फ़ोन आता है और मैं ये बोलने वाला हूँ कि मैं कल वापस आ रहा हूँ। तो उससे पहले मेरे पापा ने पूछा कि भाई पहुँच गया ठीक ठाक? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि तू फौजी का बेटा है, हारेगा नहीं। तो ये एक ऐसी लाइन थी, मेरी आंख से आंसू गिरा, मेरे होंठ काँप रहे थे कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। अब मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अब मैं जिस सफ़र पे आया हूँ उस पर अपना काम करूँगा, मेहनत करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज करीबन 18 साल बीत गए। That's great. That's a very motivational line, especially अगर आपके फैमिली आपके साथ रहती है इन टफ डिसीजंस में, तो एक तरह से मेंटल सपोर्ट बहुत रहता जी, है। जी। सर, आपने कहा कि आपने पहली मूवी राम गोपाल वर्मा के साथ की थी, वो काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ काम करने का, कैसा रहा था? देखिए वो 2005 की बात है। एक तो मैं इतना समझदार नहीं था, नया नया आया था, हर चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और मुंबई आते ही हर चीज़ बड़ी थी, क्योंकि यहाँ इमारतें बड़ी हैं, लोग बड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं सड़कों पे, हर चीज़ बड़ी है। मैं बहुत छोटा सा था, तो मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं रामू जी से जाके बात करूं। मैं एक बार उनसे बात की थी बस मैंने तो, और मैं इसी बात के लिए खुश था कि उस समय, क्योंकि 2005 में राम गोपाल वर्मा बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन तक पहुंचना आसान नहीं था, और मुझे पहला काम उन्होंने दिया। तो मैं तो इसी बात से खुश था कि मैं यार राम गोपाल वर्मा की फिल्म कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस वाली बात नहीं थी मेरी। वो पूरा पीरियड मेरी खुशी का पीरियड था जी। और वो फिल्म करने के बाद ये हुआ कि यहाँ जो बाकी लोग थे उन लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा एक्टर होगा, तभी रामू जी की फिल्म में काम किया है जी। क्योंकि वो एक स्टैम्प थी उस समय, एक तरह का लॉन्च पैड हाँ, कह सकते हैं। तो वो इस तरह रहा मेरे लिए। That's interesting. पर जब आपने पहला ऑडिशन दिया, I mean just talking about your actors process, you know, क्योंकि आप थिएटर से हैं, अब now when you're giving your audition here in Bombay, कभी आपको क्या प्रोसेस क्या था, और कभी आपके मन में डाउट्स आते थे जब कभी ऑडिशंस अच्छे नहीं जा रहे थे? Means आपने कैसे? रामू जी के यहाँ तो ऑडिशन नहीं दिया था। अच्छा। डायरेक्ट बात हुई, मैं मिला और जी। कॉन्फिडेंस की वजह से काम मिला था। और बाकी जैसे पहला ऑडिशन मैंने दिलीप साहब के यहाँ दिया था,
और मेरा ऑडिशन देख करके दिलीप साहब ने तारीफ़ की थी। और उसके बाद जो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, जहाँ भी बुलाया जाता था, मैं अपनी तरफ से हर बार बेहतरी देता हूँ और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपना 100% देता है जो उसे आता है। और एक छोटा सा ऑडिशन, 5 से 7 मिनट का ऑडिशन आपका करियर चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मैं अपनी तरफ से हर काम बड़ी शिद्दत से करता हूँ आर्ट को लेकर के, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ और इसी के लिए इतना बलिदान दिया है। एक्चुअली हमें लगता है कि एक एक्टर ऐसे ही बनता है, लेकिन बनता नहीं है ऐसे। सारे इमोशंस को मार के आता है वो। भाई का प्यार, बहन का प्यार, माता पिता का प्यार, दादा दादी का प्यार, दोस्तों का प्यार, आस पड़ोस का माहौल, मोहल्ला, सब छोड़ के आता है। एक नया जीवन जीने आता है। मुंबई आके एक नया जन्म होता है। यहाँ मैं अपना नाम अनुज ना बता करके कुछ भी बताता तो लोग उसी नाम को स्वीकार करते। नया जन्म होता है, नए रिश्ते बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं। तो जब एक नया जन्म ले लिया था तो पूरी शिद्दत के साथ लिया था। तो अपनी तरफ से हमेशा बहुत ईमानदारी से काम किया है। उसके परिणाम आना ना आना उसके लिए मैं कभी सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। मेरे आराध्य भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो मैं कभी नहीं करता हूँ। You have a very good teacher and a mentor in your heart all the time. आपके YouTube चैनल पे भी मैंने देखा है आप बहुत डिवोटेड हैं श्री कृष्ण की फिलॉसफी के लिए और आप काफ़ी बात करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा है आपके लाइफ में व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दीज चैलेंजेस? आप थोड़ा बात करना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ज़िंदगी में हम सब जानते हैं कि हमारा एक साथी होना बहुत ज़रूरी है, एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ आप ट्रांसपेरेंट हो, जो आपकी सारी बातें सुन सके। और मैंने इस शहर में एक चीज़ हमेशा नोटिस की, लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले नहीं हैं। That's true. तो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। वो चाहता है किसी को अपना दुख बताए, किसी को सुख बताए, किसी के साथ सुख बांटे, किसी के साथ दुख बांटे। और दुनिया ऐसी है कि आप यहाँ कहीं भी आज किसी के साथ आप दोस्त हैं तो कल पता नहीं कि आप दोस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आप अपना दुख सुख कैसे बांटें किसी के साथ, और फिर दूसरा आपको जज भी करेगा। और आज उसकी भावना आपके प्रति अच्छी हो सकती है, कल ना भी रहे। तो मुझे लगता है कि ईश्वर जो है उससे बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। वो आपको जज नहीं करते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपका भरोसा रहता है कि मैंने जो बात कही है वो इन्होंने सुनी है। तो अध्यात्म यहां पर काम आता है। और हर व्यक्ति, मुझे लगता है हर व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक है या नास्तिक है, वो मानता है या नहीं मानता है, वो अपने जीवन में कभी न कभी अपनी सारी बातें ईश्वर को कह डालता है। तो ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, वो आपके हर पल साथ रहती है, हर क्षण साथ रहती है। आप उससे बातें कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, आप उस ऊर्जा में रहते हो। आपको लगातार ये भरोसा रहता है कि एक ऊर्जा मेरे साथ रहती है, जिसको आज मैं सुबह बोल के आया हूं कि आज का दिन बेहतर होना चाहिए, वो मेरे साथ उसका आशीर्वाद चल रहा है, तो दिन बेहतर होगा ही होगा। तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। तो अध्यात्म आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। और सकारात्मक होना जीवन में सफलता के लिए या किसी भी चीज के लिए, जीने के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आदमी खुशी तो ढूंढ रहा है। आज आप यहाँ बैठे हैं तो अपनी खुशी की वजह से बैठे हैं, मैं बैठा हूं तो अपनी खुशी की वजह से बैठा हूं। तो खुशी कब मिलती है? जब हम सकारात्मक होते हैं। पॉजिटिविटी आपको खुश कर देती है, आपकी ऊर्जा बदल देती है। लेकिन एक नेगेटिव बात हो जाती है तो आपकी कम से कम ये लगा लो कि 2-3 घंटे ऐसे ही खराब हो जाते हैं छोटी सी बात पे। तो हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना जरूरी है, स्पिरिचुअल होना जरूरी है, एक भरोसा होना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए, दूसरा, मैंने जिस समय भगवत गीता पढ़ी थी उससे पहले बहुत कुछ पढ़ा था। भगवत गीता मेरी अंतिम किताब है। ओके। वाओ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा। उससे पहले मैंने बाइबल बहुत बार पढ़ी। मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं लगभग, हर धर्म की किताब पढ़ी। तो कृष्ण से मेरा कोई लगाव नहीं था, ऐसा कोई खास लगाव नहीं था। मुझे
मैं मंदिर भी जाता था, उनके अच्छा खाना मिलता था वहाँ, इसलिए जाता था। लेकिन जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी तो मुझे लगा कि इससे बेहतरीन कुछ है नहीं। इसे वेदांत बोला जाता है, वो प्रैक्टिकल है। पूरी महाभारत होती रही और कृष्ण मुस्कुराते रहे। वो मुस्कुराहट जो है ना, वो हर व्यक्ति को देना चाहते हैं कि जो जीवन की महाभारत जो आपके दिमाग में चल रही है ना, ये चलती रहेगी, लेकिन आप मुस्कुराओगे तभी जीत पाओगे, आप विश्वास रखोगे तभी जीत पाओगे। तो मुस्कुराहट मैंने उनसे ली है, इसलिए वो मेरे दोस्त हैं। Very heart touching and very motivated to read Bhagavad Gita after listening to you. Really, Anuj, it really moves me. Anuj, coming back to the Bollywood industry, you know, like आपने सब बड़े actors के साथ काम किया है। संजय लीला बंसाली आपको ब्लू आइड बॉय उनका मानते हैं, एक तरह से आपने उनके 3 बैक-टू-बैक प्रोजेक्ट्स किए हैं, हैट्रिक दी है। फर्स्ट प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, पद्मावत से। आपका क्या रोल था और आपने किस तरह से उसे अप्रोच किया? पद्मावत में बहुत बड़ा काम नहीं था, एक ही सीन था। खिलजी के मैसेंजर का मैं रोल करता हूँ, मेरा सीन शाहिद कपूर जी के साथ था। तो उस रोल के लिए मुझे फ़ोन आया था श्रुति महाजन जी के यहाँ से, और मैंने मना कर दिया था कि मैं 1-2 सीन करता नहीं। तो क्योंकि मेरा अपना काम चल रहा था अच्छे से, तो मैं उस तरह का लालच मेरा था नहीं कि 1-2 सीन करना है, उसके लिए मैं स्ट्रगल भी नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे बोला गया कि संजय सर को आप बहुत पसंद आए हैं, ऑडिशन आपका बहुत पसंद आया है, तो आप कर लीजिए क्योंकि सीन आप ही का है। तो मैंने कहा कि ठीक है। उनके समझाने पर मैंने हाँ भरी और मैं करने गया। संजय सर से मैं 2008 में मिल चुका था, उससे पहले, और ये 2015 की बात है। तो और जब मैं मुंबई आया था तो पहला जो ऑफिस था मेरा, जिसमें मैंने फोटो ड्रॉप किया था, वो संजय सर का ही ऑफिस था। ओह वाओ। तो और कमाल की बात यह है कि जो मैंने पहला काम किया था, जो सीरियल स्त्री दिलीप साहब के यहाँ पे, तो उस टीम में मोइन बेग साहब थे जो हीरा मंडी के राइटर हैं। मतलब ये जो चक्र है ये पहले से निर्धारित था, चल रहा था। तो पद्मावत मैंने की, तो मेरी सर से उस समय बात हुई पद्मावत के दौरान, और मैंने बताया कि सर मैं आपसे मिला था इस तरह से, तो उनको याद भी था। और 40 टेक करीबन हुए होंगे उस रात में। तो आमतौर पे एक्टर का क्या होता है ना कि वो 2 टेक 3 टेक 4 टेक के बाद वो भी इरिटेट हो जाता है। पर मैं ये समझ रहा था कि हर टेक में एक नई चीज सर बता रहे थे मुझे। तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है। मुझे लगा कि ये बहुत अद्भुत हो रहा है। हर शॉट में एक अलग चीज बताई जा रही है, और मुझे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि ये मुझे क्यों नहीं पता, मैं क्यों नहीं समझ रहा हूं इसको। तो वो पहला एक्सपीरियंस, एक रात का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत था मेरे लिए। उसके बाद गंगूबाई आई। गंगूबाई में मुझे लगा कि कुछ बड़ा काम होगा, पर वो भी एक ही दिन का काम था, एक ही सीन था। और मैं फिर गया, तो जिस तरह से सर ने तवज्जो दी, जिस तरह से मिले वो कि कैसे हो अनुज, तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डायरेक्टर मेरा नाम जानता है, बड़ी बात है। तो वो सीन किया, आलिया जी से मिलवाया उन्होंने। तो सीन करने के बाद जब सुबह हुई, सुबह 5 बजे के आसपास जब पैकअप हो गया, वो जाने लगे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर एक बात कहनी थी। बोले बोलिए। मैंने कहा सर ये दूसरी बार मैंने आपके साथ काम किया है, मैं एक बहुत अच्छा काम आपके साथ करना चाहता हूँ, और आप एज एन एक्टर मुझे पहचान ही गए हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक अच्छा काम ज़रूर आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूर आएगा, इंतज़ार करो। फिर आई हीरा मंडी, तीसरा प्रोजेक्ट, और हीरा मंडी पर मुझे अचानक से बुलाया गया। बुला के सर ने सबके बीच में कहा, ही इज़ माई लक्की चार्म, और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हीरा मंडी आप सबने देखी ही है। आपका रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें, एंड हामिद का जो कैरेक्टर जर्नी है काफ़ी
talked about है in जी. the whole show as well. पर just going back to Hira Mandi, like you said that you know you had manifest. I mean, ऐसा लग रहा है कि आपने जैसे manifest किया है role by telling sir during Gangubai that you want to do something big. But जब आपने audition भेजा था, was it cleared or was there a audition process for Hira Mandi? नो, कोई ऑडिशन नहीं No हुआ. audition. Okay. अचानक से एक फ़ोन आता है जी. कि सर आपसे मिलना चाहते हैं. Okay. मैं मिलने जाता हूँ और 5 मिनट में मैं फ्लोर पे होता हूँ. Wow. So कोई preparation, कुछ कोई नहीं, process नहीं nothing, था? कुछ नहीं. मुझे इवन जब मैंने पहला सीन शूट किया मुझे कैरेक्टर के बारे में भी कुछ नहीं पता था. Okay. तो मुझे ये लग रहा था कि ये ऑडिशन, जी. क्योंकि आमतौर पे ऑडिशन के टाइम पे नहीं बताया जाता कि कैरेक्टर क्या है और किस तरह का है. तो और इतनी जल्दी में तो नहीं बताया जाता. तो मुझे लगा कि ये ऑडिशन है. तो मैंने उसको अपने तरीके से, और मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था और वो एक मोनोलॉग था बहुत बड़ा, 10-15 लाइनों का. तो 5 मिनट में सर ने बोला कि आप सेट पे आइए. मैं 5 मिनट में सेट पे गया और जब मैंने परफॉर्म किया तो उसके बाद सर आए और सर बोले कि यही आपका मैजिक पसंद है मुझे. तो फिर मुझे 3 घंटे बाद पता लगा कि मैं ये रोल कर रहा हूँ और ये शूट हो रहा था. Wow, that's amazing. That's I think something not many actors को पता रहता है क्या रोल है. प्रिपरेशन आपने बिना प्रिपेयर किए इतना बड़ा रोल और इतना. बाय गॉड ग्रेस. That's amazing, Anuj. आपने इतने सारे बिग स्टार्स के साथ काम किया, आलिया जी के साथ, दीपिका, देन रणवीर सिंह. आप मुझे बताएंगे आपका किसके साथ सबसे बेटर इक्वेशन रहा है इन दिस होल? मुझे देखिए, जिसके साथ मैं काम करता हूँ मुझे हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि एक्टिंग जो है वो गिव एंड टेक का प्रोसेस है. जी. और वो गिव एंड टेक नहीं होगा तो प्रोसेस भी पूरा नहीं होगा और लोगों को अच्छा लगेगा भी नहीं. तो सबके साथ बहुत अच्छा रहा. दूसरा, जब मैं सेट पे जाता हूँ तो कभी ये सोच के नहीं जाता कि कौन कितना बड़ा एक्टर है, किसका कितना बड़ा नाम है. क्योंकि यहाँ फिर मैं वही बात करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसीलिए बोली थी अर्जुन को कि ये जान ले कि सामने पिता में भीष्म नहीं है, गुरुद्रोण नहीं है, दुर्योधन नहीं है. ये सब योद्धा हैं, युद्ध करने आए और तुझे अपना युद्ध करना है और जीतना है. तो मैं कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं समझता. मुझे यही लगता है कि हम सब एक पार्ट हैं एक सिनेमा का. जी. और हम सब को मिलकर एक बेहतर परफॉर्म करना है. तो आप बड़े छोटे सेट से बाहर हैं, ऑफ सेट हैं. तो ऑफ सेट कभी किसी से मिलना होता ही नहीं है. जी. इस तरह की दोस्ती हमारी है ही नहीं. तो और कभी अब तक तो मौका मिला नहीं है इस तरह की दोस्ती का. तो ऑन सेट हमेशा ही अच्छा लगता है सबके साथ काम करना, और सब बहुत बेहतरीन कलाकार हैं. आपने बोला था आपको सर ने आलिया जी से मिलवाया था, तो आपकी क्या बात रही आलिया जी से जब आप मिले गंगूबाई के सेट? बहुत अच्छे से मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे से मिली थी वो. और पूरा सीन क्योंकि उन्हीं के साथ था जी. सारी रात. वो बहुत अपने किरदार में डूबी रहती हैं, बहुत सिंसियर एक्ट्रेस हैं. और ये चीज़ वाकई अच्छी लगती है क्योंकि मैं भी उसी तरह का हूँ कि अपने किरदार में डूबा रहता हूँ. तो हाय हेलो हालचाल पूछा गया, उसके बाद किरदार की बातें हुई और फिर किरदार परफॉर्म हुआ. That's amazing. हीरा मंडी को अब होके 2 महीने हो गए. इतना बड़ा स्टार कास्ट था उसमें, एंड कहीं ना कहीं it was like larger than life canvas on OTT which was presented to the Indian cinema by Netflix, and the cast did a great job. आपका पर्सनली किसी के साथ उस टाइम पे बॉन्डिंग हुआ, या आपको लगा कि उधर कुछ नए अपकमिंग लोग भी हैं? आपका कोई इंसिडेंस जो आपको बहुत अच्छे से याद हो किसी नए एक्टर्स के साथ? मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है ताहा के साथ. अच्छा. दोस्त है, भाई है. अदिति के साथ बड़ी अच्छी बातचीत रही. और बाकी उसमें मेरे साथ जो थे जिन्होंने नवाज, बलराज और जाकिर का किरदार किया, सचिन, रोहित और अभिषेक, जी. तो वो आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं. बातचीत होती रहती है सबसे. और बाकी जो डायरेक्शन टीम है, संजय सर तो हैं ही, तो स्नेहल है, मिताक्षा है, तो सबसे बड़ी अच्छी बातचीत होती है. जी. नाइस. एक क्लिफ हैंगर के पे छोड़ा गया है वो शो जिसे कहते हैं, क्या आपको पता है नेक्स्ट सीजन आने वाला है इसका? ऐसा अनाउंस किया गया है, और अनाउंस किया गया है तो ज़रूर आएगा, भले ही उसको, क्योंकि देखिए ये हीरा मंडी बनने में भी 3 साल लगे हैं और करीबन 15 साल सोची गई है. जी. तो अब अगली हीरा मंडी कब डिसाइड होती है, कब सर करते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर है. लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो एक फिल्म कर रहे हैं, लव एंड वॉर, तो उसके बाद ही होगी.
आप हैं लव एंड वॉर में, आप हैं उनके ब्लू आइड? अभी तक कुछ पता नहीं है। आई एम श्योर यू आर देयर इन लव एंड वॉर टू. जी Let's wait for the next Yes. announcement to come out. Anuj sir, coming to the fact that आप इतने टाइम से बॉलीवुड में हैं, आई एम श्योर आपके कुछ इंसिडेंसेस रहे होंगे, अच्छे भी बुरे भी. मेरे को एक एक इंसिडेंस आप बताना चाहेंगे, एक अच्छा इंसिडेंस, एक बुरा इंसिडेंस जो आपके दिमाग में रह गया हो. अबाउट वर्क और वर्क और वाइल वर्किंग कुछ ऐसा हुआ हो सेट पे जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार इसको नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसे बोलना चाहें तो? नहीं, मुझे बुरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उस समय बुरा लगता है, बाद में जाके मुझे लगता है कि शायद ये पार्ट था इस यात्रा का जो मुझे तैयार कर रहा था. तो एक बार हुआ यूँ था कि उन दिनों मेरे पास काम बहुत कम था ही नहीं, ना के बराबर था. तो टेलीविज़न शोज़ में कैमियो के तौर पे मैं गया. तो मैं दाढ़ी रखता ही हूँ हमेशा, तो मुझे वैनिटी में ही बोला गया कि आप क्लीन कर लीजिए, शेव कर लीजिए. तो मैंने कहा मैं रखता हूँ. बोले कि नहीं, किरदार ऐसा है कि आप क्लीन शेव कर लीजिए. तो मैंने क्लीन शेव कर ली, और क्योंकि मेरे पास काम था ही नहीं, वो काम आया था मेरे पास. उसके बाद जब क्लीन शेव कर ली, उसके बाद वो लेके गए डायरेक्टर के पास मिलवाने के लिए, और डायरेक्टर बोला कि ये किसको ले आए, Oh my God. ये कहाँ फिट है उस किरदार में, तो ये नहीं चाहिए. और मैं सेट से वापस आ गया. My God. तो मुझे उस समय बहुत बुरा लगा, पर बाद में मुझे एक चीज़ हमेशा हिम्मत देती है. यदि आप बेशकीमती हैं ना, तो आप हर एक के हिस्से में नहीं आ सकते. So true. तो मैं बेशकीमती हूँ, इसलिए हर एक के हिस्से में नहीं आऊँगा. तो बाद में मुझे अच्छा लगा कि वो डिज़र्व ही नहीं करता था मेरा होना वहाँ, जी. इसलिए ईश्वर ने भेज दिया मुझे वहाँ से. तो वो एक चीज़ थी जो मुझे, और क्योंकि ये पता नहीं कितने अभिनेताओं के साथ होता होगा, तो एक ये चीज़ थी. और खुशी का पल जो है आज तक ज़िंदगी में, मैंने इरफान भाई के साथ एक ऐड किया था सिस्का का. उनके साथ मैंने खाना खाया, चाय पी, और उन्होंने मेरे माथे पे किस किया था. उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा तू जाना मत यहाँ से, तू डिजर्व करता है, ये शहर तेरा है. तो वो बात मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है उनकी. मुझे वो पूरा विजुअल, पूरा दृश्य दिखाई देता है जब भी मैं याद करता हूँ. तो वो मेरी खुशी का पल था कि वो एक इतना बेहतरीन अभिनेता, मतलब 100 सालों में, हिंदुस्तान के सिनेमा के 100 सालों में बहुत बहुत विरले अभिनेता हुए हैं ऐसे, जैसे इरफान साहब थे. जी. इतने सरल, इतने सहज, आसान नहीं है ऐसा होना. तो वो पल मुझे हमेशा याद रहता है, और वो मुझे हिम्मत देता है, खुशी देता है. That's so heart touching. I'm sure your fans also must be, glad to hear this incidents. And जैसे आप बोल रहे हैं कि हार नहीं मानना, रहना. आपके फैमिली में आपका कौन यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो है आपके साथ in this journey so far? यहाँ पे तो फैमिली में, परिवार में मेरी वाइफ है, बेटा है मेरा, और मेरे मामा जी के बच्चे हैं, मामी हैं, और मेरे दोस्त बड़े काबिल हैं. दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं. तो मनोज मौर्य हैं, साद बाबा हैं, मुजफ्फर हैं, मनवीर है, ऐसे कई दोस्त हैं, पराग छापेकर जी हैं. ऐसे कई दोस्त हैं जो मतलब 24/7 मतलब टच में ही रहते हैं और उस तरह का साथ देते हैं. और जो टीम है, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जी. तो पांचाली हैं, और फराह हैं, अमृता हैं, विक्की है, इमरान भाई हैं. तो ये टीम जो है, जो जेलीबिन की टीम जो है, जी. तो जेलीबिन का बहुत सहयोग है मेरे लिए. That's true. तो I think एक फैमिली जैसा बन जाता है. हाँ, तो इस तरह का एक परिवार है जो हमेशा साथ में है. Amazing.
आपने बताया कि 14 फेब को आप आए थे बॉम्बे एंड आपकी गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ ने आपको एक तरह से मोटिवेट किया था, जी। तो उनका कुछ कैसा रोल रहा है इन योर होल जर्नी व्हाइल being in this part of the process, because Bollywood industry काफ़ी demanding है, especially when it comes with partners, आपके partners को बहुत ज़्यादा understanding होना पड़ता है, तो उनका क्या रोल रहा है in this whole process? देखो, पतंग तब उड़ पाती है जब उसको डोर ढीली दी जाती है। तो हम दोनों ही पति पत्नी एक चीज पर बड़ा भरोसा रखते हैं, और वो ये है, श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में जब पूरी गीता जो है अर्जुन को बोल दी गई है, उसके बाद भगवान बोलते हैं कि दिस इज माई ओपिनियन, आप मेरे दोस्त हैं, ये सलाह मैंने आपको दी है, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट सोल है, इसलिए आप मुक्त हैं। आप मानना चाहें तो इसे माने और ना मानना चाहें तो ना माने। तो मेरा और मेरी पत्नी का संबंध ऐसा ही रहा है कि हम दोनों मुक्त आत्माएं हैं। हम एक दूसरे को सलाह देते हैं, कहीं बाउंड नहीं करते, और जो एक फैसला ले लेता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके साथ खड़े रहते हैं। तो सहयोग देना क्योंकि कर्तव्य है, फर्ज है। भगवान ने भी यही कहा था, मतलब अब फैसला तेरा है लेकिन मैं साथ हूं। तो वो साथ हम एक दूसरे के खड़े रहते हैं, क्योंकि उसके साथ की जो एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जब मैं मुंबई में था और स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरी जेब में 2 रुपये रह गए थे एक बार, और जहाँ मैं खाना खाता था वो दुकान भी बंद हो गई थी, उधार वहाँ चलती थी। तो वैसे तो मैंने 17-18 साल में कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो उस दिन मैंने, तब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आज कंडीशन ये है कि मैं फन रिपब्लिक के सामने खड़ा हूँ, यहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ है, निखिल माई ब्रदर एक फिल्म थी, उसका प्रीमियर था, और भूखा हूँ, जेब में पैसे नहीं है। तो मेरी पत्नी ने उस समय एक बात कही थी, तो उस समय तो वो गर्लफ्रेंड ही थी, कि घबराओ मत, इस क्षण को याद रखना, एक दिन आएगा जब आप अपने इंटरव्यू में बोलोगे। तो आज वो दिन है। Very nice. So true and very nicely put, Thank you so much. Thanks for sharing such amazing journey you've had, Anuj, in such a long time, 17 years, it's really interesting and very inspiring story. Thank you. Now we'll loosen up the atmosphere thoda sa. Yeah. तो थोड़े fun questions हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने इतने beautifully अपनी journey के बारे में बताया, इतने inspired हूँ मैं आपसे, to be very honest, but मैं आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ बॉलीवुड के और नॉन बॉलीवुड रिलेटेड भी। स्टार्टिंग विद वन रोल, अगर फिर से लिखा जाए, कोई एक आइकॉनिक रोल बॉलीवुड का फिर से लिखा जाए, वो कौन सा होगा जिसे आप लिख के खुद एक्ट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं हर बार कुछ नया करना चाहूँगा, और जो पहले लिखे जा चुके हैं जी, उस सब अभिनेताओं ने बड़ी ईमानदारी से किए हैं। इस तरह के किरदार जिसके बारे में आप सोच सकें कि ये आपके लिए हो सकता है, तो आप तभी सोच पाते हैं क्योंकि वो किसी अभिनेता ने बहुत ईमानदारी से किया है और वो आपको प्यारा लगा है, इसलिए आपने ऐसा सोचा। तो मैं सोचता हूँ कि जिसने अभिनीत कर दिया कोई किरदार, वो कर दिया, उसके बाद कुछ नया होना चाहिए अपने लिए। Which is your favorite, all time favorite movie जिसे आप बार बार देखते हैं तब भी आप बोर नहीं होते? ऐसी बहुत सारी फिल्में जो मुझे बहुत पसंद हैं, मतलब मैं बार बार देख सकता हूँ जिन फिल्मों को। तो ये आप इंटरनेशनल की बात कर रही हैं या इंडियन सिनेमा की बात कर रही हैं? कोई भी, इंटरनेशनल भी हो सकती है। अच्छा, इंडियन सिनेमा में बता देता हूँ, मदर इंडिया, ओके, प्यासा, अच्छा, गुरुदत्त साहब की सारी फिल्में मैं देख सकता हूँ। वाओ, that's like a true Bollywood fan talking. एक कुछ इंसिडेंट जो आपको बहुत क्रीपी लगा हो, या किसी फैन ने आपको कुछ क्रीपी मैसेज करा हो, या कुछ अनकंफर्टेबल फील कराया हो कभी? मैं क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम पेट्रोल किया तो मेरी इमेज थोड़ी सी वैसी थी क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मैं करता था और हमेशा नेगेटिव किरदार में करता था। तो एक बार मैं आ रहा था और ऐसे ही पैदल पैदल मैं जा रहा था, तो कई लड़कियों का झुंड वहाँ खड़ा था। तो एकदम से एक लड़की बोली, अरे ये तो वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। तो मैं झेप गया था। उसके बाद एक दिन मैं गया था, जो अपने बड़े मशहूर संगीतकार रहे हैं
प्यारे लाल जी, तो उनके घर गया था, तो उनके घर पे भी मुझे ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट मिला, अरे ये तो गुंडा आ गया। तो इस तरह का वो मैं झेप गया था, मैंने कहा अरे वाह, मतलब इमेज कैसी है, तो ये किस तरह की है, पर हीरा मंडी ने सारी इमेज जो है वो बदल दी है। सो ट्रू। कुछ ऐसा इंसिडेंट्स कभी हुआ किसी फैन ने आपको स्टॉक किया हो या सोशल मीडिया पे बहुत रीच आउट करने की ट्राई की हो? मुझे सोशल मीडिया पे तो नहीं, लेकिन हाँ एक फ़ैन ने मुझे बताया ऐसा, उसने काफ़ी पीछा किया और जो मिली मुझसे तो उसने जो कहा उसकी वजह से मैं रो पड़ा था। तो काफ़ी साल पहले की बात है, उस टाइम क्राइम पेट्रोल भी पीक पे था, मैं क्राइम पेट्रोल ही करता था ज़्यादा। तो बैंड्रा में मैं गया हुआ था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो एक लेडी थी, वो आई और ज़्यादा उम्र नहीं थी मतलब, तो वो आई और उन्होंने कहा कि सर 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 मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा जी। तो बोले कि सर मैं काफ़ी दिन से आपका पीछा कर रही हूँ, एक दिन आप लोखंडवाला में दिखे थे, एक वहाँ दिखे थे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई, आज हिम्मत हुई है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए। तो बोले कि मेरी काफ़ी दिन से हिम्मत नहीं हुई, आज हिम्मत हुई है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताइए। लेकिन मैं एक थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ और मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कभी भी एक्टिंग मत छोड़िएगा। आप इतने बेहतरीन एक्टर हो, आप एकदम रियल लगते हो, जितने किरदार मैंने आपके देखे हैं वो आपने बहुत बेहतरीन किए हैं। तो सर चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, मेरा नंबर ले लो, आपके हालात कभी ख़राब हो, कुछ हो तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन आप एक्टिंग मत छोड़िएगा। तो वो जो बात थी ना, वो जो जज्बा था, मेरे को रुला गया उस समय कि यार मतलब कितनी बेहतरीन बात थी कि शायद वो अपने सपने मुझ में पूरे होते हुए देख रही थी। तो एक बात मैं कभी भूला नहीं हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिली हैं, हर समय पे मिली हैं और हर तरह से मिली हैं। वेरी वेरी हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स। बॉलीवुड या ओटीटी, आप क्या प्रेफर करते हैं? बॉलीवुड में सिनेमा या ओटीटी, आप क्या प्रेफर करते हैं? सिनेमा हम सब की पहली चॉइस है। ओके। क्योंकि सिनेमा देख के ही हम मुंबई आते हैं। जी। सिनेमा देखकर ही आपका एक्टर बनने का सपना जो है वो जागृत होता है कि आपको अभिनेता बनना है। तो सिनेमा मेरी पहली चॉइस है। ओके। Coming to some Bollywood trivia questions now. जी। I'll give you question and then the answers. Multiple choice. Which Bollywood actor is known for his roles in the romance and he is called the king of romance? Options are Amitabh. ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, शाहरुख खान। So true. Which Bollywood actress is referred to as the queen of Bollywood? Options are Deepika Padukone. रेखा जी। इन्हें ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नाउ कमिंग टू ये एक वेब सीरीज से रिलेटेड है। वेब सीरीज आई थी स्कैम 92। हाँ। उसका जो मेन रोल, हर्षद मेहता का रोल किसने प्ले किया था? प्रतीक गांधी। ओके, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन विच बॉलीवुड एक्ट्रेस इज नोन फॉर हर versatility and both in the commercial as well as in the critically acclaimed cinema? Actress. Options are Alia Bhatt, Anushka Sharma, Katrina Kaif and Sonam Kapoor. आलिया भट्ट। Right. Thank you so much. You have aced all the questions of our rapid fire round, and from the team of Opinionated Indian, we would love to keep covering you for all your next upcoming web series, cinemas, and we wish you all the very best. Thank you so much. Thank you, Priyanka. Anush. Thank you Thank so you for much. taking Thank you your so time much. with us.